फिर कोई मुझसे ये नहीं बोलेगा कि मैंने ये कभी फेस नहीं किया है, और फिर शर्म भी आएगी क्लास में, है ना। गर्ल्स के सामने बॉयज को और बॉयज के सामने गर्ल्स को पिटाई लग जाएगी तो फिर, हाँ, फिर बुरा लगेगा। चलो, सरफेस की जो बेसिक चीजें थे वो हम लोगों ने कर ली थी। कल हम लोग कर रहे थे फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहे थे ना, तो कुछ और पॉइंट्स रह गए थे, उनकी बात कर लेते हैं इसमें। फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं और केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन। अब देखो, फिजिकल में क्या बताया था कि वीक वांडरवाल फोर्स लगेगा। केमिकल में क्या होगा, स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनेगा, स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनते हैं, तो ही उसको हम बोलते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन। और फिजिकल में वीक वांडरवाल फोर्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो पहले पार्ट में हम पढ़ रहे हैं उसको हम बेसिक जो लेके चल रहे हैं वो ये लेके चल रहे हैं कि गैस को एड्सॉर्ब कराया जा रहा है सॉलिड के ऊपर। गैस को किसके ऊपर एड्सॉर्ब करा रहे हैं हम लोग, सॉलिड के ऊपर। ठीक, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक होता है, और इसको बोलते हैं कि केमिकल एड्सॉर्प्शन बिल्कुल स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि मान लो ये कोई सब्सटेंस है आपका सॉलिड, अब ये कोई गैस के मॉलिक्यूल्स आते हैं, कोई गैस ए है, ठीक है, इस ए गैस को सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्ब कराना है, सॉलिड बी है। अगर ए और बी के बीच में रिएक्शन होता होगा तब तो ये केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा। अब मान लो ए को हम लेके आए और यहाँ पे क्या हो गया, ए का एड्सॉर्प्शन हो गया, केमिकल बॉन्ड बन गए ए और बी के बीच में, बॉन्ड बन गया तो एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बी सॉलिड है इसके ऊपर हम कोई दूसरी गैस लेके आते हैं, ये ए गैस लाए थे, अब हम सी गैस लेके आते हैं। ये जो सी गैस है ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करती है, इसके साथ रिएक्ट नहीं करती है, इंटरेक्ट नहीं करती है। तो अगर इंटरेक्ट नहीं करेगी, रिएक्शन नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बनेंगे, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा क्या, तो यहाँ पे केमिजॉर्प्शन आप नहीं देख पाओगे। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है ये क्या है, स्पेसिफिक है, और ये जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है ये ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जैसे मान लो ये निकल का सरफेस है, ठीक है, सपोज ये निकल मेटल है, इसके ऊपर हम देखें, मान लो हम पहले हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लेके आए, ठीक है, तो हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हाइड्रोजन के भी मॉलिक्यूल्स लेके आ रहे हैं और ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल्स लेके आ गए, ठीक है, हमने क्या देखा, इससे भी वीक वंडरवॉल फोर्स लग जाता है, बन जाता है, और यहाँ पे भी वीक वंडरवॉल फोर्स डेवलप हो जाता है। मतलब ये हाइड्रोजन को भी एड्सॉर्ब करा ले रहा है और ऑक्सीजन को भी, और भी कोई गैस आए, ऐसा इन जनरली देखा गया है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन बहुत सेलेक्टिव स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, जो भी गैस आएगी वो क्या होगी, एड्सॉर्ब हो जाएगी, अगर एडिक्वेट प्रेशर टेम्परेचर आप देते हो जो एड्सॉर्प्शन के लिए चाहिए। तो ये क्या होगा, ये भी एड्सॉर्ब हो गई और ये भी हो गया, यहाँ भी एड्सॉर्प्शन देख रहे हो और यहाँ पे भी एड्सॉर्प्शन आप देख रहे हो। तो इससे क्या पता लगा कि ये नॉन स्पेसिफिक है और ये कैसा होता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन ये स्पेसिफिक होता है। जैसे मान लो कि 10 बच्चों की क्लास है सपोज, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी बॉय की सबसे फ्रेंडशिप हो जाए, ठीक है, सबके साथ एक साथ में पढ़ने वालों जैसा एक अटैचमेंट हो, ठीक,
तो उसको बोलेंगे वीक वंडरवाल फोर्स, ठीक। लेकिन किसी के लिए मान लो क्या बोल सकते हो उसको, किसी के लिए मान लो उसकी किसी से स्ट्रांग फ्रेंडशिप हो जाए, या आजकल जिसको कहते हैं लव अफेयर, जो भी इस तरीके की कोई चीज हो, तो अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि सबके साथ वो चीज होगी, स्पेसिफिक होगी ना वो, ठीक है। ऐसा नहीं, आजकल खैर वो खत्म हो गया मामला, वो आजकल थोड़ा स्पेसिफिसिटी कम हो गई है, एक का साथ कईयों का भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली ओरिजिनली जो होता है वो ये होता है कि आपके फ्रेंड्स बहुत सारे हो सकते हैं, पर स्पेशल फ्रेंड क्या होते हैं, एक या दो होते हैं। तो ये स्पेशलिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, नॉन स्पेशलिटी, ठीक। फोर्सेस, हाँ, क्या इसमें बॉन्ड बनते हैं, केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, गैस आई मेटल के साथ अटैच हुई, यहाँ पे थोड़े से वीक वंडरवाल फोर्स डेवलप हुए और आपका अटैचमेंट हो गया, ठीक। अब देखो दूसरी चीज, अगर हम बात करें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की, तो इसको हम फिजिकल वाले को हम बोलते हैं कि ये रिवर्सिबल होता है, और जो केमिकल वाला है ये क्या होता है, इरिवर्सिबल। अब इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे हमने बोला था कि ये जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस लगते हैं दोनों के बीच में। ये फोर्सेस कहाँ डेवलप होते हैं भाई, ये नीचे कौन होगा, एडजॉर्बेंट, और यहाँ ऊपर कौन होगा, एडजॉर्बेट। इन दोनों के बीच में ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, वीक वंडरवाल फोर्स लग रहा है। इस प्रोसेस में, इस एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में हीट जो क्रिएट हो रही है वो बहुत कम है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। एनर्जी का लेना देना बहुत कम है। तो होगा क्या कि अगर आप अपोजिट फैक्टर लगा दो, मान लो कि आप प्रेशर लगा के किसी गैस को इसके ऊपर एब्जॉर्ब करा रहे हो, ठीक। अब क्या करो, आप ऊपर से प्रेशर दे रहे हो तो गैस क्या हो रही है, धीरे धीरे इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है। आप क्या करो, आप प्रेशर कम करना शुरू कर दो, प्रेशर को क्या करो, कम करना शुरू कर दो, या टेम्परेचर को देख लो, मान लो टेम्परेचर आपने कम रखा हुआ है, ठीक है। उस टेम्परेचर पे क्योंकि एनर्जी कम रिलीज होती है, लो टेम्परेचर पे आपने सोचा ये रिएक्शन हो रहा है, वीक वंडरवाल फोर्स क्रिएट हो रहे हैं। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो एड्जॉर्प्शन हुआ था वो अब क्या होने लगेगा, डी एड्जॉर्प्शन होने लगेगा। वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ऊपर जाने लगेंगे, एड्जॉर्प्शन का रिवर्स भी होने लगेगा। लेकिन अगर फिर थोड़ा सा प्रेशर लगा के या कोई अपोजिट फैक्टर लगा के गैस को फिर से एड्जॉर्ब कराओ, तो क्योंकि ये जो बॉन्ड है इसकी एनर्जी बहुत कम है, इसलिए इसका टूटना और बनना इजी होता है। बॉन्ड की एनर्जी क्या है, बहुत कम है, इसलिए इसका टूटना और बनना बहुत इजी होता है। मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस और रिवर्स प्रोसेस इजीली हो जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें केमिकल एड्जॉर्प्शन की, तो इसमें क्या हुआ, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बन गया है, एक क्या बन गया है, केमिकल बॉन्ड बन गया, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, ठीक। अब मान लो कि सपोज आपने कोई टेम्परेचर दिया, उस टेम्परेचर पे एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में रिएक्शन होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई। भाई इसमें एनर्जी ज्यादा क्यों लगती है, क्यों, क्योंकि सीधे आकर के अगर इजीली अटैच होना है तो वो इजी है, इनकी बॉन्डिंग में कम एनर्जी इसीलिए निकली। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में इसीलिए लगती है, क्यों, क्योंकि पहले एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में अगर रिएक्शन होना है तो दो रिएक्टेंट के बीच रिएक्शन होने के लिए पहले क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, दोनों को कुछ अमाउंट एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो धीरे धीरे केमिकल बॉन्ड बनते हैं,
केमिकल बॉन्ड बनता है, केमिजॉर्प्शन हो गया। ठीक, पर अगर आप टेम्परेचर और इंक्रीज करते जाओ और इंक्रीज करते जाओ तो ऐसा नहीं कि केमिजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। एक लेवल के बाद जब एक्टिवेशन एनर्जी उसको मिल गई, केमिकल बॉन्ड बन गया, केमिजॉर्प्शन हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, अगर आप ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो जो बॉन्ड बना है वो ब्रेक भी हो सकता है। जो बॉन्ड बना है वो क्या हो सकता है, ब्रेक भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और ब्रेक होने के बाद जरूरी नहीं है कि वो फिर से रिएक्टेंट वाला मॉलिक्यूल ही बनाए, ब्रेक होके कोई नया भी रिएक्शन चालू हो सकता है वहां पे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। और इसमें क्या बोलते हैं, इसको रिवर्सिबल। इसमें वो फैक्टर हटाओ तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाता है। अलग अलग हो जाएंगे, डिजॉर्प्शन हो जाएगा, अटैच हो गए, एडजॉर्प्शन हो गया, इजी प्रोसेस। यहाँ पे क्या होगा, जब आप वो फैक्टर को चेंज करोगे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ और नई चीज बन जाए, रिवर्स होकर के ये आपको अलग अलग नहीं। क्लियर? मैम तो हाँ, ये मानना चाहिए कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर डिपेंडेंस रहेगी। हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंस तो रहेगी। ठीक, एक तो एनर्जी का हमने बोल दिया। दूसरी चीज देखो, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, रिवर्सिबल, स्पेसिफिक, ये बात हो गई। एनर्जी की बात कर ली थी ना हमने, एनर्जी इसकी लो है और इसकी एनर्जी क्या है, हाई है। जब बॉन्ड बनेगा तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी। ठीक, अब देखो, एब्जॉर्प्शन में कुछ चीजें आपसे पूछी जाती है, कुछ थर्मोडायनेमिक फैक्टर काम करते हैं, कि हम इसकी थर्मोडायनेमिक्स की थोड़ी सी बात करें। थर्मोडायनेमिक्स जैसे ही वर्ड आता है आपने बात क्या करनी है, किसकी किसकी बात करनी है, डेल्टा एच की बात करनी है, डेल्टा जी की बात करनी है, डेल्टा एस की बात करनी है। ठीक, तो एड्जॉर्प्शन में हमने ऐसा देखा कि वो फिजिकल हो या केमिकल हो, दोनों ही एड्जॉर्प्शन में आपकी हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट एवोल्यूशन। और किसी भी प्रोसेस में जो एक्सोथर्मिक है उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा क्या होगी उसके लिए, नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव का मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, 0 से कम। इतनी बात क्लियर है? दोनों में हीट निकल रही है, एक में ज्यादा है एक में कम। दूसरी चीज, डेल्टा एस की बात करो अगर, तो डेल्टा एस की अगर बात करोगे तो पहला हो या दूसरा हो, आप ये देख रहे हो कि ये एड्जॉर्बेंट है। ठीक है, मान लो ये आपका सॉलिड था। ठीक, तो इस सिस्टम की कोई एंट्रोपी थी अपनी। अब यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल थे, तो गैस के मॉलिक्यूल तो अपने आप में फ्री होते हैं। जब फिजिकल एड्जॉर्प्शन हुआ या केमिकल हुआ, दोनों में से कोई भी हुआ, तो ये जो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल थे ये आकर के अटैच हो गए ना, बंध गए यहाँ से। पहले ये अपने सैंपल में फ्री मूव कर रहे थे, अब क्या हुआ, यहाँ पे फिजिकल वाले में थोड़ा सा वीक बॉन्ड था, केमिकल वाले में स्ट्रॉन्ग बन गया। लेकिन ये जो एड्जॉर्बेट है ये क्या हुआ, ट्रैप हुआ। तो जब कोई चीज ट्रैप होती है तो उसकी एंट्रोपी अपने आप डाउन होती है, क्योंकि एंट्रोपी किसको बोलते हैं, रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितना इधर उधर भाग रहा है, कितनी उसमें रैंडमनेस है। जब बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियसली रैंडमनेस क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। दोनों केस में बन रहा है, एक में वीक एक में स्ट्रॉन्ग। तो एड्जॉर्बेट अगर गैस है, गैस को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, इसकी रैंडमनेस डिक्रीज होती है। किसकी वजह से होती है ये रैंडमनेस डिक्रीज होती है, किसकी वजह से, क्योंकि बॉन्ड बनता है।
और अगर कभी भी किसी सिस्टम की रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एस डिक्रीज हो रहा है। इनिशियल एस ज्यादा था और फाइनल एस क्या हो गया, कम हो गया। एस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा एस क्या होगा, नहीं भाई फाइनल अगर, हाँ दोनों के लिए, फाइनल अगर कम हो रहा है और इनिशियल ज्यादा था एस, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा फैक्टर। तो डेल्टा एस भी निगेटिव हो गया, एडजॉर्प्शन कोई भी टाइप हो। फिर अब बात कर लेते हैं डेल्टा जी की। भाई डेल्टा जी की अगर बात करो तो ये क्या बताता है, ये बताता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के, स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। कोई भी प्रोसेस जिसके लिए आपको पता है डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आती है, वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप होने के चांसेस। और जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर जीरो हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, EQ में है। इक्विलिब्रियम भी आता ही है इसमें, एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन के बीच में कभी इक्विलिब्रियम भी आ सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एडजॉर्प्शन की। ये तो एक जनरल फैक्टर था, अब एडजॉर्प्शन की बात करते हैं, ठीक। डेल्टा जी का एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। थर्मोडायनेमिक्स में इसको यूज करते थे हम लोग, माइनस टी डेल्टा एस, ठीक। अभी अभी हमने बताया कि एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच तो नेगेटिव है, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, ठीक। अब देखो ये वैल्यू निगेटिव है, अगर आपका ये टी और डेल्टा एस भी क्या आ गया, नेगेटिव, ठीक। अब ये आपकी निगेटिव वैल्यू है और ये भी क्या है, निगेटिव है। तो अगर आप देखो, तो अगर आप इसको निगेटिव रख दोगे डेल्टा एस को, तो आपकी इसको अगर निगेटिव रखते हो, निगेटिव वैल्यू, तो आप क्या सोचते हो, ये वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एच, और ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। अगर डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव में है तो ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। ये पॉजिटिव बन गया फैक्टर, ये फैक्टर क्या है अपना, ये फैक्टर अपना पॉजिटिव बन गया, और ये फैक्टर अपना क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक। अगर ये वैल्यू बड़ी हुई, अगर ये वैल्यू बड़ी हुई तो फिर ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस था, हमने बोला ये तो नेगेटिव है ऑलवेज, किसके लिए, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के टर्म्स में बात कर रहे हैं, एडी के लिए। ये डेल्टा एस क्या है, ये भी आपका नेगेटिव है ऑप्शन के लिए, ठीक। अब आप देखो, इसको नेगेटिव पुट कर दो, इसको नेगेटिव पुट कर दो, मान लो ये माइनस एक्स है सपोज, और इसको आपने y मान लो, माइनस का y वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स टी वाई, ये आ जाएगा, ठीक। अब अगर ये डेल्टा जी को पॉजिटिव आना है, पॉजिटिव आना है तो क्या होना चाहिए, टी वाई की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे, एक्स की वैल्यू से, एक्स की वैल्यू से ज्यादा होगा टी वाई, तो आपका एक्स और वाई हमने एक सपोज किया है, टी वाई अगर ज्यादा है एक्स से तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा उस केस में, ठीक है। लेकिन अगर टी वाई क्या है, कम है किससे, एक्स की वैल्यू से, तो डेल्टा जी की वैल्यू इफेक्टिव क्या आएगी, निगेटिव आएगी, और इस केस में क्या होगा,
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लो टेम्परेचर की, किसकी बात करें, लो टेम्परेचर की बात करें, तो अगर टेम्परेचर आप लो रखते हो, टी को आप लो रखते हो, तो ये फैक्टर जो होता है, ये फैक्टर आपका इन जनरली ऐसा होता है कि ये फैक्टर आपका x से कम ही आता है। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि टेम्परेचर अगर लो है तो ये वाला जो फैक्टर है टी वाई का, ये x से कम आता है, मतलब ये वाली कंडीशन हमको मिलती है प्रैक्टिकली एट लो टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे देखने को ज्यादातर केसेस में मिलती है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ा दोगे तो ये वाली कंडीशन भी मिल सकती है। इन जनरली प्रैक्टिकली कौन सी कंडीशन होती है, डेल्टा जी इज नेगेटिव। ये क्या कंडीशन है, इन जनरल, और यू कैन से प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया। लेकिन अगर फॉर्मूला देकर के आपको कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए कि टी बहुत हाई कर दिया आपने, जब टी हाई कर दोगे तो ये फैक्टर बहुत बड़ा आ जाएगा, और ये बड़ा आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू +100 आ गई, ये -25 है तो +75 तो आना ही है, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आएगा तो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकली कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है, प्रैक्टिकली क्या होती है देखा गया है, या इन जनरली भी कह सकते हो डेल्टा जी। तो याद रखेंगे एडजॉर्प्शन की थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस नेगेटिव होते हैं। ठीक है, डेल्टा जी किस कंडीशन में देखा गया है, लो टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर बहुत हाई कर दोगे तो पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ इसमें, फिजिकल, क्या हुआ, फिजिकल वाला जो था इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेयर। क्या बोलते हैं, मल्टी लेयर। और जो केमिकल वाला है इसको हम बोलते हैं मोनोलेयर। इसका मतलब समझ लो मल्टी लेयर मोनोलेयर क्यों बोला। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होना है, वीक वंडरवॉल फोर्स लगने, ये अपना सॉलिड था, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल आए, पहले एक लेयर अटैच हुई, ठीक, फिर और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आ गए, ये इस हाइड्रोजन के साथ वीक वंडरवॉल फोर्स बना लिया, फिर और, तो यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में भी क्या होते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्स लगते रहते हैं, और अरेंजमेंट या प्रोसेस कैसा हो जाता है, मल्टी लेयर। ठीक, यहाँ को मोनोलेयर क्यों बोलते हैं, केमिकल वाले को मोनोलेयर क्यों बोलते हैं, देखो ये सॉलिड का सरफेस है, ठीक, इस पे कोई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आए, ठीक, आपने अप्रोप्रिएट टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर आपने अप्रोप्रिएट बढ़ाया, रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी मिली, जितने भी साइट है यहाँ पे एक्टिव साइट होते हैं रिएक्शन के लिए, मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या है, यहाँ पे रिएक्शन के लिए कोई भी जो रिएक्शन होता है ना वहां पे एक्टिव साइट होते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनना है, स्पेशल चीज होनी है। तो यहाँ पे ये ब्लू कलर से मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे क्या है आपके एक्टिव
साइट से। जैसे ही सारे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिली, एक्टिव साइट पे आकर के बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पे क्या बन गया, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, और ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने के बाद अब जो एक्टिव साइट थी रिएक्शन के लिए वो सारी फिलअप हो गई। सारी की सारी सरफेस की एक्टिव साइट एक बार में क्या हुई, रिएक्शन हुआ और फिलअप हो गई। अब उसके बाद फर्दर मॉलिक्यूल अगर आता है तो इससे थोड़ी अटैच होगा। ये केमिकल एडजॉर्प्शन हो किस वजह से रहा है, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनने से। वहां पे एक्टिव साइट थी जिनको हम बोलते हैं फ्री वैलेंसीज, जिसके ऊपर आकर के रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद ये साइट पूरा फिलअप हो गया। अब इसके बाद दोबारा और आएंगे तो वो एड्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे। अब ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि 100 है, मान लो 100 एड्सॉर्ब हो गए तो हो सकता है दोबारा आए तो एक दो और वहां पे एड्सॉर्ब हो जाए, बट इनके और इनके बीच में अटैचमेंट जैसा कि वहां पे बना था वैसा नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड बनना है किसके किसके बीच, इसके और इसके। एडसॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनना है। ये एक बार बन जाता है एक्टिव साइट पे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, एडजॉर्प्शन कंप्लीट। थोड़ा बहुत होता रहेगा बट कंप्लीट। एक बार एक्टिवेशन एनर्जी मिली, प्रॉपर टेम्परेचर प्रेशर मिला जो रिएक्शन के लिए चाहिए तो बन गया। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोलेट। क्लियर। टेम्परेचर के साथ कैसे देख सकते हो, देखो एडजॉर्प्शन टेम्परेचर को देखो, ठीक। देखो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको देखने को मिलता है। ये क्या बता रहा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, बात किसकी हो रही है, ये सॉलिड है, ये ऊपर क्या है, गैस। ठीक, सॉलिड और गैस के बीच में एडजॉर्प्शन हो गया एक बार। एडजॉर्प्शन इतना हो गया, इधर हम एडजॉर्प्शन दिखा रहे हैं, इतना एडजॉर्प्शन हो गया एक बार। अब और टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे गैस के मॉलिक्यूल की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो क्या होने लगेगा, एडजॉर्प्शन की जगह डीजॉर्प्शन। वो क्या होंगे, बाहर जाने लगेंगे तो डीजॉर्प्शन हो जाएगा। डीजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अगर वैसे सिंपल में बोलो तो निगेटिव एडजॉर्प्शन। निगेटिव का मतलब एडजॉर्प्शन अब कम होने लगेगा। डीजॉर्प्शन होगा वो बढ़ने लगेगा, एडजॉर्प्शन कम होने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, एडजॉर्प्शन कम। क्लियर। पहले इतना एक बार हो गया था, फिर उसके बाद अब टेम्परेचर और हाई करते जा रहा हो, और हाई करते जा रहा हो, ये डाउन। ठीक, ये कंडीशन थी फिजिज ऑप्शन के लिए। जब हम यही ग्राफ देखते हैं केमिकल वाले में, केमिज ऑप्शन, तो आपको कैसा देखने को मिलता है, ये टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या है आपका एडजॉर्प्शन देख रहे हो। तो आप क्या देखते हो कि अगर दोनों के बीच में बॉन्डिंग होनी है तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब टेम्परेचर दे रहा है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, पहले एडजॉर्प्शन नहीं हुआ रहता है, फिर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एडजॉर्प्शन बढ़ता है। अब एडजॉर्प्शन बढ़ने के बाद आपको बताया था ना कि बॉन्डिंग होती जाए, हाँ बॉन्डिंग बढ़ेगी, बॉन्डिंग बढ़ेगी, बॉन्डिंग बढ़ेगी। एक बार बॉन्ड बन गए, फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो बॉन्ड ब्रेक भी हो सकते हैं। ब्रेक हो गए तो उड़ जाएंगे, खत्म मामला। तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, एक बार बढ़ता है फिर उसके बाद क्या होता है,
ये किसका ये ग्राफ्स पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए बार बार बता रहे हैं। केमिजॉर्प्शन में एडजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ेगा एक बार, फिर जा करके कांस्टेंट होगा, फिर डाउन होता जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे तो केमिकल एडजॉर्प्शन कम होने लगेगा, मतलब डीजॉर्प्शन होने लगेगा, ठीक है, उड़ने लगेगा, फिर बॉन्ड ब्रेक हो के गायब। मैक्सिमम टेम्परेचर हर रिएक्शन के लिए अलग है, ठीक है, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है, हर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। क्लियर हो रही है बात इतनी? अब देखो एडजॉर्प्शन में अगर फैक्टर्स की बात करो कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे एडजॉर्प्शन को, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे एडजॉर्प्शन को। जैसे अभी हमने टेम्परेचर को पढ़ा है ना, ये टेम्परेचर का फैक्टर ही तो था। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो फिजिकल वाला क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, और केमिकल वाला पहले बढ़ा फिर उसके बाद कम होने लगा, ठीक। जैसे मान लो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसकी बात करोगे आप, एड्सॉर्बेंट की बात करोगे ना, एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया की बात कर लो। तो आप सरफेस एरिया जितना बढ़ाते जाओगे उतना क्या होगा, एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, फिजिकल हो या केमिकल। एरिया जितना ज्यादा उसको मिलेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए देखो किसी किसी रिएक्शन में लिखा रहता है फाइनली डिवाइडेड निकल, फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम, मतलब एकदम फाइन उसके पार्ट्स। कोई चीज ऐसे बड़े से क्रिस्टल के फॉर्म में है और उसको आपने क्रश कर दिया तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए। अब सबका एरिया टोटल अगर मिलाओगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर एक बल्क आप ऐसे देख रहे हो तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एडजॉर्प्शन अपने आप इफेक्टिवली ऐसा देखा गया है कि जिसके ऊपर एड्सॉर्ब होना है, एड्सॉर्बेंट का अगर सरफेस एरिया बढ़ा दो तो एड्सॉर्प्शन बढ़। दूसरा देखो प्रेशर, प्रेशर फैक्टर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन की अगर बात करो। जैसे मान लो गैस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, गैस। तो गैस के लिए एक चीज हम लोग याद रखेंगे, एक प्रोसेस 11th में पढ़ा होगा, पढ़ा था हम लोगों ने, लिक्विफेक्शन या लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट करना गैस को। कैसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, दो काम करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को लो करते हैं। किस टेम्परेचर पे जाकर के गैस लिक्विफाई हो जाती है, एक हर गैस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। उस टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर है तो आप कितना भी प्रेशर लगा लीजिए वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि गैस को हमको एडजॉर्ब कराना है, गैस को क्या कराना है, सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब कराना है गैस के मॉलिक्यूल्स को, ठीक। इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे, तो प्रेशर लगाओगे तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विफाई होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, है ना। तो अगर ये प्रेशर लगाओगे आप तो लिक्विफाई होगी। देखो ध्यान से बात को समझना, प्रेशर अप्लाई करोगे किसके ऊपर, गैस के ऊपर, ठीक। प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करोगे तो लिक्विफिकेशन के चांस बढ़ेंगे, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। भाई ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इतने दूर दूर है, इसके ऊपर प्रेशर लगा दिया, क्या लगा दिया, प्रेशर। अब गैस के मॉलिक्यूल ये थोड़े थोड़े पास आ, गैस के मॉलिक्यूल क्या हो गए, थोड़े थोड़े पास आ गए। यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल है, ऊपर से आप प्रेशर लगा रहे हो, जब ये और पास आएंगे और पास आएंगे तो क्या होंगे, इसके सरफेस पे धीरे धीरे एडजॉर्प्शन को बढ़ाएंगे, एडजॉर्ब होना चालू होगा, ठीक है। तो प्रेशर अप्लाई करते हो तो लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी
बढ़ती है, और लिक्विफिकेशन अगर बढ़ेगा लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी डाउन होगी, गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, गैस की उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। प्रेशर लगाओगे लिक्विफिकेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, लिक्विड की तरफ जाएगा, लिक्विड की तरफ जाएगा तो एनर्जी डाउन, एनर्जी डाउन तो मोशन डाउन, तो धीरे धीरे क्या होगा, एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। बात क्लियर है ये वाली? एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी इंक्रीज। ठीक, तो इससे आपको क्या पता लगा कि अगर प्रेशर लगाते हो, लिक्विफिकेशन अगर किसी गैस का जल्दी होता है, मान लो दो गैसेस ली, ठीक है, एक का लिक्विफिकेशन आपने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया, एक का लिक्विफिकेशन 2 मिनट में हो गया, एक का लिक्विफिकेशन 20-25 मिनट में हुआ, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन किसका ज्यादा होने के चांसेस हैं, जो पहले से एब्जॉर्ब हो रही है ना। तो लिक्विफिकेशन अगर ज्यादा हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। ठीक, तो यहां से हमने क्या फैक्टर निकाला कि एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लिक्विफैक्शन भी बोलते हैं लिक्विफिकेशन, मतलब ये है प्रेशर अप्लाई करो, टेम्परेचर कम करो, गैस को किस में कन्वर्ट करो, लिक्विड। ठीक, अब ये जो लिक्विफिकेशन फैक्टर है ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या था, ये जो लिक्विफिकेशन होता है ये आपका डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं टीसी। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एब्जॉर्प्शन लिक्विफिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और क्रिटिकल टेम्परेचर के ये लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे मान लो सपोज ये ए गैस है, ठीक, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो 200 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज, ये कोई बी गैस है, इसका मान लो क्रिटिकल टेम्परेचर का -25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कौन जल्दी लिक्विफाई होगी, कौन जल्दी लिक्विफाई होगी, 200 वाली बी, क्यों, टेम्परेचर कम है तो इसका टेम्परेचर और चेंज करते हैं। अब बताओ, इसका है -100 डिग्री, अब सोच के बताओ, बी, क्यों, क्रिटिकल टेम्परेचर पे, तो किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, बी का। हाँ, देखो मान लो अगर हम बात करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, सपोज रूम टेम्परेचर की बात करें, तो ध्यान से देखो, रूम टेम्परेचर मान लो 25 है, इस पे हम रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक, अब इसको अगर लिक्विफाई करना है तो इसको कहां तक लाना पड़ेगा आपको, 25 से कहां तक लाना पड़ेगा, -100 तक लाना पड़ेगा, और इसको 25 से कहां तक लाना पड़ेगा, -25। तो ये डिफरेंस कम है, ये डिफरेंस ज्यादा है भाई, 25 पॉजिटिव से -100 तक ला रहे हो तो 125 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, 25 से -25 पे, तो ये ठीक है, तो इसका लिक्विफिकेशन क्या है, इजी है, हाई प्रेशर लगा के इसका लिक्विफिकेशन इजी है, दोनों को अगर कंपेयर, तो जिसका लिक्विफिकेशन ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा। क्लियर, 200 डिग्री होता तो भी उसका ही होता, नहीं 200 होता
तो फिर हम ये एज्यूम कर रहे होते कि कोई उसमें फिर रेफरेंस टेम्परेचर कोई और देंगे इससे ऊपर। मान लो रेफरेंस आपका 300 से लाना है नीचे, तो 300 से मान लो 200 पे 200 पे लाओगे, और 300 से -25 पे लाओगे, तो कौन सा प्रोसेस इजी होगा? अभी जो हम रेफरेंस वो डेटा मैंने गलत ले लिया था, रेफरेंस टेम्परेचर हम क्या मान रहे हैं? रूम टेम्परेचर। नहीं तो फिर अगर रूम टेम्परेचर के हिसाब से देखोगे तो 200 पे तो इसको बढ़ाना पड़ेगा ना, लिक्विफिकेशन काउंट। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर लिक्विफिकेशन माइनस में इस तरीके के होते हैं। तो मोटी मोटी बात ये है कि क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा, और लिक्विफिकेशन इजी होगा, और लिक्विफिकेशन इजी होगा तो एड्सॉर्प्शन का रेट उस केस में ज्यादा होगा। ठीक, इसका एक फॉर्मूला भी होता है टीसी का, 27 ARB करके, ये फॉर्मूला भी याद रखो। TC is equal to critical temperature is equal to 8A by 27 RB। ये A और B क्या है? A और B है आपके वान डेर वाल कांस्टेंट। तो यहां से क्या पता लग गया कि A की वैल्यू अगर ज्यादा है, A बताता था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, B बताता था रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल को। अगर A की वैल्यू ज्यादा है तो TC ज्यादा, TC ज्यादा तो लिक्विफिकेशन ज्यादा, लिक्विफिकेशन ज्यादा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा। ठीक, B की वैल्यू से क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, मतलब मॉलिक्यूल अगर छोटा है, रेडियस से रिलेटेड होता है ये, मॉलिक्यूल छोटा तो TC ज्यादा, TC ज्यादा तो ये सारी चीजें। क्लियर? A किसको बताता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल के बीच में, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। और B किसको बताता है? रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है बात? अब देखो, अब एक चीज और याद रखो, जैसे ये ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, इस पे इन जनरली ऐसा देखा गया कि जो नॉन पोलर गैसेस होती है ना, वो एड्सॉर्ब होती है। और एक आपने सुना होगा एड्सॉर्प्शन में चारकोल यूज करते हैं, या एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड का मतलब उसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ा दिया गया। एक्टिवेटेड चारकोल, इस पे जो गैसेस एड्सॉर्ब होती हैं वो पोलर होती हैं, इनका एड्सॉर्प्शन ज्यादा, एरिया ज्यादा कर दिया। एक्टिवेटेड मतलब एरिया ज्यादा कर दिया उसका। ठीक, तो ये एक पॉइंट याद रखना। अब हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चन इस पे बेस्ड थे, वो कर डेल्टा जी बता दिया। आते अभी आइसोथर्म बताएंगे ना, उस पे आते। थ्योरेटिकल ज्यादा है, सर कभी पूछ सकते हैं, आए भी हैं। फिर ज्यादातर थ्योरेटिकल ही आता है, बट 19-20 में मैंने देखा है कि आए भी हैं। एड्सॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिजिकल ले लो या केमिकल ले लो, कोई भी। प्रेशर का फैक्टर दोनों के लिए क्या है? सेम। अब देखो, जैसे आइसोथर्म पढ़ा दें अब आपको। किसका फोन बज रहा है? कौन है ये? किसका है? फ्लिपकार्ट, अमेजोन। देखो, गैस की सॉलिड के साथ वीक वंडर वॉल फोर्स लगे, या आपका
एड्जॉर्प्शन हो जाता है, हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक के लिए, प्रोसेस के लिए अगर ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल लगाओ तो क्या होना चाहिए? किसको? नहीं, फिर आप क्लास से ही जाओ। हाँ तो क्लास से जाओ ना। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, साइलेंटली निकल जाओ जल्दी। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है ना सबने? ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप कोई फैक्टर चेंज करते हो तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम ट्राई करता है कि उस फैक्टर को खत्म करे। इक्विलिब्रियम क्या ट्राई करता है कि उस फैक्टर के इफेक्ट को खत्म कर दे। ठीक, इस रिएक्शन में जो एड्जॉर्प्शन की रिएक्शन है उसमें हीट निकल रही है। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो और हीट तो पहले से ही निकल रही है। अगर ये रिएक्शन होता एंडोथर्मिक, सपोज एंडोथर्मिक होता, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या चाहता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन ये चाहता है कि हमको हीट मिलती जाए, रिएक्शन फॉरवर्ड होती जाए। ठीक, एक्सोथर्मिक को कैसे सोचेंगे? अपोजिट सोचेंगे। यहाँ पे तुम और टेम्परेचर देने का मतलब और हीट दे रहे हो, ऑलरेडी हीट निकल रही है, अब आप क्या कर रहे हो, और हीट देना चाह रहे हो, तो रिएक्शन कैसे जाएगा? अगर फैक्टर अपोजिट चलते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा। और यही चीज हमने अभी गैस वाले उस एग्जांपल से देखी भी थी कि गैस आपका एब्जॉर्ब हो रहा था। ठीक, वो तो प्रेशर के लिए देखते हैं, वो प्रेशर वाले में देखते हैं, टेम्परेचर में ही नहीं देखते। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन कैसा जाएगा, इस रिएक्शन में बैकवर्ड जाने लगेगा। बैकवर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, ये फॉरवर्ड इज एड्जॉर्प्शन, तो बैकवर्ड क्या होगा, ये अगर एड्जॉर्प्शन है तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिसऑर्प्शन। इसका मतलब ये आपको पता चला, डिसऑर्प्शन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, डिसऑर्प्शन क्या होगा, होने लगेगा, और एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस क्या है आपका, एक्सोथर्मिक। अब आप बोलोगे तो फिर केमिकल एड्जॉर्प्शन में पहले क्यों बढ़ा, वो ग्राफ टेम्परेचर बढ़ाने पे पहले क्यों बढ़ा? क्योंकि केमिकल एड्जॉर्प्शन का केस अलग है कि पहले थोड़ी सी उसको एनर्जी चाहिए, उसके बाद चालू होगा एड्जॉर्प्शन। पहले एक्टिवेशन चाहिए, एक्टिवेशन मिलेगा तब होगा एड्जॉर्प्शन। ठीक, चलो कौन सा क्वेश्चन कराना था, अच्छे से एक कर लो, फिर दो इसमें आइसोथर्म है वो पढ़ा देते हैं। टाइम बोलो, टाइम तो बहुत है। अच्छा 9th की क्लास है, हाँ तो आज तो टाइम ही टाइम है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखो। गिवन क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हुए हैं गैसेस के, कौन कौन सी गैस का क्या क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है, H2CH4। सारांश मेरी नजर आपके ऊपर ही है, हाँ हम आपको ही देख रहे हैं, आप इतना याद रखिएगा 304। और SO2 की वैल्यू क्या है, SO2 के नीचे मैंने SO2 ही लिख दिया, कोई ले लेते हैं, अपने मन से ले ली। ठीक है,
ये क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हुए सबके TC। अब क्या बोल रहे हैं, विच गैस शो लीस्ट एडजॉर्प्शन, 19 में आया हुआ है मेंस में, 2019 मेंस का क्वेश्चन है, लीस्ट एडजॉर्प्शन पूछ रहे हैं किसका होगा। अच्छा इसकी वैल्यू मैंने, इसकी वैल्यू ज्यादा ले ली। अभी तुमने हाइड्रोजन क्यों बोला था, किस बेसिस पे बोला था हाइड्रोजन? तो क्रिटिकल टेम्परेचर तो अभी जब तक मैंने 0 नहीं लगाया था तो इसका सबसे कम था। लीस्ट एडजॉर्प्शन पूछ रहे हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, है ना। तो किसका होगा, हाइड्रोजन। लीस्ट एडजॉर्प्शन किसका होगा, हाइड्रोजन का। क्यों, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, लीस्ट, तो इसका लिक्विफिकेशन भी लीस्ट होगा, लिक्विड में कम कन्वर्ट होगी, मॉलिक्यूल कम पास आएंगे तो एडजॉर्प्शन भी कम होगा। हाईएस्ट पूछा गया था, लीस्ट हाईएस्ट पूछ लें तो भी बता दोगे किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका है, CO2। अब ये कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कंडीशन याद है तो कुछ है इसमें, बस यूं हमने नहीं दिया है, आया है 19 में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम दे रहे हैं कोई बना के। क्या लिखा हुआ उसमें, ईयर ऐसे क्वेश्चन 19 में आए हैं, 20 में भी आए हैं, अभी 20 का दे रही हूँ, सितंबर 02, कितने गए हो, चलो भैया एक और कर लो। फिर आपको आइसोथर्म पढ़ा देते हैं दो, एक फिजिकल पे बेस्ड है और एक केमिकल पे। उसमें दो फॉर्मूला है, दो थ्योरी है, ध्यान से समझनी है, और अगर क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला पे आ जाएगा, ठीक। आप क्वेश्चन सुन लो। वैलिड बोल रहे हैं, वैलिड स्टेटमेंट कौन सा है, वैलिड स्टेटमेंट आपको बताना है। स्टेटमेंट मैं शॉर्ट में लिखूंगी, ए डेल्टा H becomes less negative as adsorption, adsorption को AD लिख रही हूं, proceeds। जैसे जैसे एडजॉर्प्शन बढ़ता है डेल्टा H और कम, मोबाइल नहीं निकालेंगे क्लास में, ऑन अ गिवन, बार बार मैं नहीं कहूंगी, हाँ लेस निगेटिव बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, लेस निगेटिव होती है, ऑन अ गिवन एडजॉर्बेंट अमोनिया एडजॉर्ब मोर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में अमोनिया ज्यादा एडजॉर्ब होगी। इसमें देखो ध्यान देना, अमोनिया जो होती है वो पोलर होती है, और ये जो N2 जो होता है ये क्या होता है, नॉन पोलर। अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो होता है आपका शायद लो होता है, इसका हाई। ये डेटा कुछ दिया नहीं है। ऑन एडजॉर्प्शन रेजिडुअल फोर्स acting along surface of adsorbent increases। कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है वही बताना है आपको। मेंस का क्वेश्चन है, with increase in temperature the equilibrium concentration of adsorbate increases। D
विद क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम, with increase in temperature equilibrium concentration of adsorbate increases, increase in temperature equilibrium concentration of adsorbate is increases. ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें से 2 सही हैं क्योंकि ऑप्शन इन्होंने कुछ इस तरीके से बनाए हैं। पहला ऑप्शन बनाया है D+A DNA, दूसरा ऑप्शन बना दिया इन्होंने B एंड C, तीसरा ऑप्शन बना दिया है A एंड B, और चौथा ऑप्शन बनाया है C एंड D सही। मतलब क्वेश्चन मेंस का है एक साथ 2 स्टेटमेंट, वैसे देखो तो हाँ ठीक भी है। चल सोचो, सबसे पहले पहला देखो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। जैसे जैसे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, डी मतलब सी और डी सही है आपके हिसाब से, सही बताने हैं। ऑप्शन सी मतलब बी और सी सही है, ए और बी सही है, ऐसा आप कह रहे हो। अच्छा ए कैसे कह रहे हो, एक्सप्लेन करो। जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा डेल्टा एच का, नेगेटिव नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा, बॉन्ड बनते जाएंगे तो आप ये कह रहे हो कि हीट निकलती जाएगी, ऐसा। ए तो सही होगा। देन ऑन अ गिवन एनवायरनमेंट आपने कहा कि ये पोलर होता है नॉन पोलर होता है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है और इसकी कम होती है, तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब, on given adsorbent NH3 adsorb more than N2। और लोग भी बताएं, और लोग भी ट्राई करें। 4 स्टेटमेंट है अपने पास जिसमें से 2 सही हैं 2 गलत हैं। बताओ ए सही है तो और बी गलत है, डी गलत है। अच्छा व्हाट अबाउट सी, on adsorption residual force acting along surface of adsorbent is increases। सोचो सोचो, ऑप्शन इसका देखो पहला वाला तो सही है ना, दूसरा वाला भी सही है, अमोनिया N2 के कंपैरिजन में ज्यादा एडजॉर्ब होती है। और ये वाले क्या हो गए आपके, क्या हो गया आंसर अपना, क्या बन गया, ये वाला करेक्ट है और ये वाला करेक्ट, तो अपना क्या बन जाता है, कौन बोल रहा था सी, सब महारथी सी बोल रहे थे। ऑनलाइन में कौन बोल रहा था सी, हेमांग सी बोल रहा था, डी, हेमांग बोल रहा था सी और डी सही है। कोई कुछ कह रहा है, नहीं चलो अब छोटू सा एक तो पढ़ लो।
दो थ्योरी है, एक पढ़ लेते हैं, पढ़ लें। अच्छा, दो थ्योरीज हैं, एक फिजिक्स ऑप्शन से रिलेटेड है, एक केमिस्ट ऑप्शन से रिलेटेड है। पहले वाले उसको बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब है कि कोई ग्राफ प्लॉट किया गया है, किस पे, टेम्परेचर कांस्टेंट। किसकी बात करने जा रहे हैं हम, आइसोथर्म्स की बात कर रहे हैं। जैसे ही नाम आता है आइसोथर्म, आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर। तो कोई ग्राफ की बात करेंगे जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते, ठीक। जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन देखो क्या होता है, ये कुछ वैसे ही है जैसे हम बात करते हैं सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन की, बात करते हैं ना, कितने मोल सॉल्यूट कितने मोल सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व किया गया, या कितने मोल सॉल्यूट कितने मोल सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया। वैसे ही ये चीज है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसको डिनोट करते हैं हम लोग एक्स बाई एम से। किससे डिनोट करते हैं, एक्स बाई एम से। एक्स होता है मास ऑफ एडसॉर्बेट और एम होता है मास ऑफ एडसॉर्बेंट। और ये जो x बाई एम आता है, दिस इज मास ऑफ एडसॉर्बेट एडसॉर्ब्ड एट पर ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट के 1 ग्राम पे कितना एडसॉर्बेट एब्जॉर्ब हुआ है, वही अमाउंट होता है x बाई एम। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज मास ऑफ एडसॉर्बेट adsorbed at 1 gram of adsorbent। इतनी बात क्लियर है। तो ये हम देखने जा रहे हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। टेम्परेचर क्या रखेंगे, कांस्टेंट, इसीलिए इसको हम बोलेंगे, जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं, जो बात करने जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं उनको, आइसोथर्म। अब किसके बीच में खींचा जाएगा, ये रिलेटेड है फिजिक्स ऑप्शन। ये थ्योरी किसके लिए लगेगी, फिजिक्स ऑप्शन के लिए, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, ठीक। जो आइसोथर्म है वो साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया, फ्रेंडलिच आइसोथर्म बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, फ्रेंडलिच आइसो। फ्रेंडलिच आइसोथर्म क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो x बाई एम और प्रेशर के बीच में, गैस के प्रेशर के बीच में और x बाई एम के बीच में, मतलब जो गैस एब्जॉर्ब हो रही है वो 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट पे कितनी गैस एब्जॉर्ब हो रही है, अगर उस अमाउंट को आप चेक करते हो और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचते हो, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंडलिच आइसोथर्म। किस केस में, फिजिक्स ऑप्शन के केस में। और ये जो आता है, ये आता है के पी रेज टू पावर 1 बाई एन। ये उन्होंने निकालना है, हमें निकालना नहीं है, हमें फॉर्मूला याद रखना है। एक्स आपको पता है, मास ऑफ एड्सॉर्बेट, मतलब जो एड्सॉर्ब हुआ है। एम क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब दोबारा तो नहीं याद कराना पड़ेगा, पहला वाला एड्सॉर्बेट का है, दूसरा वाला एड्सॉर्बेंट का है। के है आपका कांस्टेंट, पी है प्रेशर, एन है आपका कांस्टेंट। के और एन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट।
के और एन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर है बात कितनी? अब बस ग्राफ को समझना है। ग्राफ 3 पार्ट में है, कैसे है वो देखते हैं। ग्राफ को अगर देखो तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा आ गया तुम्हारा सामान, बता के आया करो। सब रोज बाहर गए होते हैं, अभी एक दिन और हुआ था ना। तुम्हारे कितने घर में कितने लोग रहते हैं? बड़ी फैमिली है ना? अरे बोलो, क्या बड़ी है तो क्या इसमें शर्म की बात थोड़ी, अच्छी बात है। बड़ी फैमिली भी होना अपने आप में ब्लेसिंग होती है, अच्छी बात है। तो ऐसे मैंने बोल दिया बड़ी फैमिली, ऐसे मुझे देख रहे। आंसर आंसर शुड बी क्विक। हाँ, मतलब इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपको बड़ा बताने में संकोच आ रहा है ना? मैं तो बहुत खुश होके बताती हूँ, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है ना। एक दिन हम लोग अपने पूरे फैमिली मतलब दादाजी से काउंट कर रहे थे, तो हम लोग शायद 102 के काउंटिंग पे पहुंच गए थे। दादाजी मतलब सर के दादाजी से, कि कितने लोग उनके बाद कितने लोग हो चुके ऐसा। यहाँ पे x बाई एम है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जब आप कोई उसमें पढ़ते हो ना, मतलब जब आप कोई हैप्पी फेज में आते हो, और या हैप्पी फेज में तो आपके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको एसोसिएट हो जाते हैं। जब आप किसी सैड फेज में होते हो या किसी प्रॉब्लम में होते हो, तब आपको फील होता है कि जो ज्यादा लोगों की वो होती है ना फैमिली, वो इम्पोर्टेंट होती है। x बाई एम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, इधर हम डिनोट कर रहे हैं प्रेशर। किस पे खींचा है ये ग्राफ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसीलिए आइसोथर्मल। 3 पार्ट इसमें देखने को मिलते हैं इनको या हमको, ठीक है। एक ऐसा देखने को मिलता है कि ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है। मान लो इसको इसको ये ओरिजिन है तो ओ ही बोल देते हैं इसको x बोल दो। जहां तक बिल्कुल कर्व जा रहा है यहाँ तक y ले लो, और ये y के बाद वाला पार्ट है। 3 पार्ट में हमने इसको वो कर दिया, ब्रेक कर दिया। एक है आपका कहां से कहां तक, OA है, OY हमने नाम क्या लिया, ABC नहीं लिया, हमने ले लिया OY, OX एक पार्ट, दूसरा XY, और तीसरा आफ्टर। 3 पार्ट में ग्राफ को हम देख रहे हैं। ये 3 पार्ट है। इसको हम बोलते हैं, ये जो OX है इसको हम बोलते हैं, ये ग्राफ ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ पे थोड़ा कर्व लग रहा है, ऐसा कर्व नहीं लग रहा। हाँ एकदम से देख लेना, थोड़ा और खराब हो गया। ये O से X तक इस शेकर बोर्ड पे देखो, ये लो प्रेशर रीजन है। कौन सा प्रेशर रीजन है? लो प्रेशर बोल रहे हैं कि कम प्रेशर। ये XY वाला जो है ये मॉडरेट प्रेशर पे देख रहे हैं, और जो आफ्टर Y है ये हाई प्रेशर पे देख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे जब स्ट्रेट लाइन हो जाती है, इधर ये यहाँ से स्टार्ट हो गई, स्ट्रेट हो गया ग्राफ। जहां पे स्ट्रेट लाइन आती है, इस ये जो पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, इस ग्राफ में लिखा हुआ होता है दिस इज
पीएस, इसको बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन प्रेशर। मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, एक्सटेंट ऑफ आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, और फिर उसके बाद जाकर के क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपका यहाँ पे जिस प्रेशर पे ये जाकर के कांस्टेंट हो गया, आप उस प्रेशर को क्या बोलोगे? इसके बाद स्ट्रेट लाइन मिलने लगी, उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन प्रेशर। ठीक, तो अब इस फॉर्मूला को यूज करना है कहाँ पे, किस तरीके की वैल्यू हमको देखने को मिलती है। x by m is equal to k p raised to power 1 by n। देखो, अगर आप कर देते हो इसकी वैल्यू को, n की वैल्यू को 0 कर, n की वैल्यू को अगर 1 कर दो, और n की वैल्यू को 0 to 1 कर दो। ठीक, n की वैल्यू को अगर 0 कर देते हो तो आपको क्या मिल सकता है? x by m is equal to k p raised to power 1 by n का। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर n की वैल्यू को 1 कर दो तो क्या आ जाएगी? kp आ जाएगी। और अगर n की वैल्यू को 0 to 1 कर दो तो कोई वैल्यू होगी, है ना? अगर n की वैल्यू को 0 to 1 कर दो तो कोई वैल्यू होगी। अब इसी को अगर 1 by n ले लो तो क्या आ जाएगा? अगर इसी फैक्टर को हम n ना लेकर के 1 by n ले लें तो क्या होगा? 1 by n की वैल्यू को 0 कर दें तब क्या होगा? x by m क्या आ जाएगा? ठीक, 1 by n को क्या लिया? 0 लिया। दूसरी कंडीशन क्या कर रहे हैं? 1 by n को क्या ले लें? अगर 1 ले लो तो क्या आ जाएगा? तो आपका kp आ जाएगा। फिर अगर आप कोई वैल्यू लेते हो तो क्या आ जाएगा? kp की पावर 1 by n, जो भी वो वैल्यू होगी 0 to 1 के बीच में वो आएगी। ठीक, तो आप क्या देख रहे हो कि अगर 1 by n की वैल्यू 0 थी तो ये क्या आ गया था? k कांस्टेंट आ गया था। ठीक, अगर 1 by n की वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो क्या आ गया था? kp। और अगर 1 by n की वैल्यू 0 से n के बीच में थी तो क्या वैल्यू आ गई थी अपनी? kp 1 raised to power n। ठीक है, ये जो आता है डेटा, ये आता है मॉडरेट वाले के लिए। किसके लिए आता है? मॉडरेट प्रेशर के लिए ये वैल्यू निकलती है। ये वाला जो आता है kp वाला, ये जो कांस्टेंट हो जाता है, ये किसके लिए था? आफ्टर, यानी कि हाई प्रेशर। प्रेशर क्या हो गया आपका? हाई। ये जो बीच में, ये कौन सा पोर्शन था अपना? बीच वाला, एक्स वाई वाला। ओ एक्स होगा कि एक्स वाई? ये कौन सा आ गया आपका? ओ एक्स। ये एक्स वाई था। ठीक, क्या रखना है आपको? फॉर्मूला याद रखना है, कौन सी चीज किस प्रेशर पे आ रही है, ये वैल्यू याद रखनी है। एन और के किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? आपके एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के नेचर। अब अगर इसी को लॉग बना लो, क्या बना लो? इसी फॉर्मूला को लॉग बना के ग्राफ खींच लो। अभी क्या था? x बाई एम लॉग का अगर आपको ग्राफ लेना है तो फॉर्मूला में क्या चेंज आ जाएगा? अभी क्या था? x बाई एम इज इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1 बाई एम, ये था। अब इसका लॉग ले लो, ये क्या आ जाएगा? अब ये log m इंटू एन है। हाँ,
अब ये के ये मल्टीप्लिकेशन में है तो अब क्या आ जाएगा लॉग के लॉग पी 1/n को आगे। ये बात क्लियर है। अब इसके बीच में अगर ग्राफ खींच लो, ये कांस्टेंट है आपको पता, इसको क्या मान लो y, इस पूरे टर्म को, ये क्या हो गया c मान लो इंटरसेप्ट, ठीक है। और इसमें क्या होता है 1/n क्या बन जाता है स्लोप बन जाएगा, और log p क्या बन जाएगा आपका x, ये m बन गया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन बन गई। ग्राफ भी खींच दो, इंटरसेप्ट के साथ क्या बनेगी, यही बनेगी। और यहाँ पे क्या है log p, स्लोप क्या आ रहा है इसका 1/n, इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, क्लियर है बात, पक्का। 2 सवाल कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हो, मैं क्या होता है आपसे थोड़ा वो हो जाती हूँ, भयभीत हो जाती हूँ कि ये बच्चों को क्या हो रहा है। शॉर्ट में लिख देते हैं, फ्रेंडली चाइसोथर्म का केस है, ये कौन है भाई, ये सारांश ही होगा ना। ध्यान से देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रेंडली चाइसोथर्म का क्वेश्चन है, मेंशन है क्वेश्चन में, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस फॉलोज फ्रेंडली चाइसोथर्म, x is mass of gas of adsorbed, m is mass of adsorbent, जो आपको पता होता है वही लिखा हुआ है इसमें। प्लॉट log x by versus log p, ऐसे दिया हुआ log x by m और log p के बीच में ग्राफ दिया हुआ है ना। क्या कर दिया हाँ तो ग्राफ दिया हुआ दूसरा, उसको देखो। ओहो बच्चों, जो आपने कर दिया है वही थोड़ी करवाऊंगी, तो आप बोल मत देना कि मैम आपका क्या करवाई दो। ये 2 3 लिखा हुआ है, ये ग्राफ बना के दिया इन्होंने, ये 2 3 लिखा हुआ है, बोल रहे हैं कि x by m इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन दे दूं x by m, क्वेश्चन क्या है x by m is proportional to, options are given to you, p 2/3, ऐसे ऑप्शंस हैं p 3/2, ऑप्शंस हैं p 2 और p3 p2। चलो भाई बता दो जल्दी से, ऑप्शन बी। सब लोग ट्राई करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, ऑनलाइन से कौन आंसर दे रहा है, विदुषी, राशि, ए, अच्छा मुझे नहीं पता है क्या आप लगा रहे हो। हाँ चलो बताओ कैसे निकाला, स्लोप कैसे निकाला,
अच्छा हाँ, टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3 हो गया। ये तो सीधा ही सीधा हो गया आपका, है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो इसका आंसर बी होगा ना। टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3 और टेन थीटा ही क्या है आपका, ग्राफ में टेन थीटा ही तो 1/n था। टेन थीटा ही तो 1/n था। पी के ऊपर कौन सी पावर है, x। log x बाई एम log p का ग्राफ दिया हुआ और x बाई एम p से कितने पावर से रिलेटेड है वो पूछा है। तो इसका मतलब आपका 1/n पूछा गया है, तो 1/n क्या आ गया, 2/3। तो आंसर क्या हो गया, क्लियर है बात, नहीं है तो पूछ लीजिए। कौन है, किसकी तबीयत खराब है इतनी, शेखर आपकी। अब तो कर लोगे आप, आई थिंक सो। एक तो और अच्छा सवाल था, कहाँ गया, उस बुक में होगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड अगर डेटा दे दें आपको, हाँ 1/n की वैल्यू दे दें आपको और k की वैल्यू दे दें, तो आप x/m निकाल सकते हो, p निकाल सकते हो फॉर्मूला यूज करके। उससे रिलेटेड भी 2-3 अभी 20 में 2-3 सवाल आए हुए, वो मेरे पास इसमें तो होंगे पर इसमें देखना पड़ेगा। इस साल अभी जितने पेपर मैंने देखे नहीं है, इसका आइसोथर्म का नहीं, एडजॉर्प्शन का नहीं आया, कोलॉइड से आया क्वेश्चन, इससे नहीं। इसमें 2 पार्ट हैं, एक कोलॉइडल सोल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग और एक पार्ट एडजॉर्प्शन है, कभी उससे पूछते हैं कभी इससे पूछते हैं। ये जो मैं करा रही हूँ ये 19-20 के क्वेश्चन है। लिख रहे हैं क्वेश्चन में, ध्यान से देख लो, 1 मिनट का क्वेश्चन है। लीनियर प्लॉट log x by m वर्सेस log p, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। स्टेटमेंट करेक्ट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, k और n कांस्टेंट है लिखा हुआ है, यही हमने पढ़ा भी अभी, है ना। ऑप्शन सुन लो बस फटाफट से, कहाँ गया। पहला है 1/n, इंटरसेप्ट है, मेन का क्वेश्चन है तो एक ही आंसर सही होगा। ओनली 1/n appears to स्लोप लग रहा है, log 1/n appears to intercept, यही लैंग्वेज लिखी appears to, both k and 1/n appear to slope term, appear to slope term। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, 1/n इंटरसेप्ट तो है नहीं, स्लोप ही है ना। और कोई लास्ट वाले में बोथ बोल दिया इसके, तो क्या हो जाएगा, ठीक है पक्का। एक और कर लो जो मैं करवाना चाहती, एक जो मैं करवाना चाहती थी, एक मिनट का टाइम दे दो बस। रिसेंट आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है।
तुम लोग ऐसे क्यों करते हो? केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग नहीं लगती है क्या? सही सही बताना, झूठ नहीं बोलना। नहीं, आज वाले लेक्चर में इसमें कुछ टफ था क्या? टफ नहीं है पर बोरिंग वाला है। क्यों बोरिंग लगता है आपको? क्या दिमाग नहीं लगाना चाहते हो? अच्छा, इतना इजी है? सुनो तुम लोग बच्चों, सुन लो, इतना इजी चैप्टर है कि तुम ये जो कंटिन्यूअस जो तुम्हारी क्या बोलते हैं जो चर्पिंग बर्ड की तुम्हारी चल रही है, आईआईटी में मार्क्स, आईआईटी में परसेंटाइल, आईआईटी में कॉलेज, आईआईटी में स्टेट, आईआईटी में पूरा नेशनल लेवल, जो भी है, आलोक सर, कॉन्टेक्ट टू आलोक सर, ओनली केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू। आपके पास एक बहुत बड़े मोटिवेटर, एक बहुत बड़े काउंसलर बैठे हुए हैं, एन एजुकेटर बोथ। बोलो अच्छा क्वेश्चन बोलो। क्या 12th का परसेंटेज का वेटेज हटा दिए? अब कितनी चाहिए? रिकॉर्डिंग बंद कर दे।